अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद वकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थर्ड टॉपिक की तरफ हैं, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के, और उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इस टॉपिक का नाम कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का लफ्जी मतलब है कार्बोहाइड्रेट। कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर। कार्बन मीन्स, लेट सपोज हमारे पास एक कार्बन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और हाइड्रेट जो है, हाइड्रेट का मतलब वाटर होता है। हाइड्रेट वाटर का मतलब है उसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट मिलकर बनाए तीन एलिमेंट्स है, विच मींस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास हाइड्रेटेड कार्बन को कहते हैं, विच मींस इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अंदर ये तीन चीजें होती हैं। देन कार्बन एंड ऑक्सीजन आर ऑलमोस्ट इन सेम रेशियो। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो तकरीबन सेम रेशियो में नजर आएंगे। यानी कि आपने ग्लूकोज का कॉमन फार्मूला देखा होगा। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो देखें तकरीबन कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, एक जैसी मिकदार में, तकरीबन सेम रेशियो में। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो तकरीबन सेम रेशियो में नजर आते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो नजर आता है वो हमें 2:1 नजर आता है। 2:1 का मतलब है कि 6 1 6, 6 2 12। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब है 2:1 की फॉर्म में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नजर आता है। अगर हम देखें फार्मूले की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला बनता है CnH2nOn बनता है। यानी कि कार्बन के जो नंबर होते हैं और ऑक्सीजन के जो नंबर होते हैं वो तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो उन नंबर से डबल होता है। डबल का मतलब 2n का मतलब 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे जो भी नंबर होगा, तो हाइड्रोजन की तादाद डबल होगी। जैसे मैं इसकी एग्जांपल दे दूं, CN की जगह मैं 6 अप्लाई करूं और 2 2 लिख लूं और यहाँ पर 6 अप्लाई कर लूं, तो 6 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन 12, और ऑक्सीजन और कार्बन चूंकि सेम होते हैं तो यहाँ 6 था, यहाँ भी नंबर 6 आ जाएगा। तो C6H12O6 दैट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या सिंपल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास CnH2nOn होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे MCQ के अंदर पूछा जाता है। देन अगर अकॉर्डिंग टू IUPAC एक नोमेनक्लेचर की हम बात करें, यानी कि नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप। यानी कि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, और बहुत सारे हैं इसलिए इनको OH बहुत सारे हैं इसलिए इनको कहते हैं पोली। पोली मींस मैनी, और हाइड्रोक्सी का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ग्रुप होते हैं, और साथ में कौन से ग्रुप होते हैं, कार्बोनाइल। कार्बोनाइल का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O। ये जो हमने CH2OH लिखा है, यहाँ पर अगर हम इसको ऑक्सीजन को या ये वाले ऑक्सीजन को हम देखें तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन के साथ जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा होता है, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो यहाँ पर हमारे पास इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है। आप लोग बच्चों को पता नहीं होता कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो बच्चे कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन नहीं कर पा रहे होते। कार्बोहाइड्रेट को आप इस तरह डिफाइन करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है बहुत सारे OH और हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, पॉलीहाइड्रोक्सी और साथ में कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, इसको कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब होता है इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होंगे या साथ में कौन से ग्रुप होंगे, कीटोन। तो ये दो ग्रुप होना ये जरूरी होता है, कार्बोहाइड्रेट को इंडिकेट करते हैं। मेन सोर्सेज की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से आपको मिलते हैं, सबसे ज्यादा मेन सोर्स जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट का प्लांट्स के अंदर नजर आता है। क्योंकि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट पौधे बनाते हैं खुद, दे आर ऑटोट्रॉफ, वो अपनी गजा खुद बनाते हैं। और हमने पढ़ा है कि वो पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं और वो जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो पौधे लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं कि पौधे अपना खाना खुद जो बना रहे हैं, ग्लूकोज, वो कार्बोहाइड्रेट है। देन स्वीट इन टेस्ट होते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जैसे मैं कोई भी मीठी चीज खाता हूँ, लेट सपोज मैं चॉकलेट खाता हूँ, मैं बिस्किट्स खाता हूँ, तो वो बिस्किट या मुझे चॉकलेट मीठी नजर आती है। वो मीठी क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो मीठा होने की वजह से इसको लातीनी जबान में कार्बोहाइड्रेट को सैकरम या सैकराइड्स के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर इसको कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स का नाम क्यों देते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। सैकराइड कहते हैं मीठे को, तो ये कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर हमें स्वीट नजर आते हैं, मीठे नजर आते हैं, इसलिए हम इनको सैकराइड्स का नाम देते हैं। देन दे आर आल्सो कॉल्ड एज शुगर। इनको हम शुगर भी कहते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं शुगर, टेबल शुगर के नाम से, सक्रोज के नाम से। उस शुगर को जो इस्तेमाल किया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करती है, और आपको पता है वो स्वीट इन नेचर होती है। तो स्वीट इन नेचर जो भी होगा आप उसको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट फाउंड अबंडेंटली इन ऑल ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद है।
जैसे मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूँ तो मुझे एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो मुझे एनर्जी कहाँ से मिलती है? मेरे अंदर ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं। जब वो टूटते हैं तो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इस मीन हर एक जानवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, तभी वो सारी एक्टिविटीज, अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसके अलावा प्लांट्स तो हैं ही मेन सोर्स, क्योंकि प्लांट्स के अंदर सेलुलोज होता है और सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। पेपर बनाते हैं हम, आपको पता होगा कि जो हम कॉपी या बुक के पेपर इस्तेमाल करते हैं, उस पेपर के अंदर भी सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है, पेपर बनाया जाता है, और सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। देन इसके अलावा स्टार्च, पौधे अपना खाना बनाते हैं, वो खाना अपने अंदर स्टोर करते हैं, उसको स्टोर फूड को कहा जाता है। स्टार्च प्लांट के अंदर होता है। देन सीरियल ग्रेन्स के अंदर, शुगर कैन, गन्ने वगैरह के अंदर, सबके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा हनी की बात कर रहे हैं, यानी कि शहद की बात करें तो उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट। तो जो भी मीठी चीज होगी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आपको नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट का लफ्जी मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन चीजें कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाई जाती हैं। और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमें सेम नजर आता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम रेशियो करें तो वो हमें 2:1 नजर आता है। तो ये बातें यहाँ तक याद रखिएगा, और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये भी कुछ याद रखिएगा। देन कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमें तीन तरह के नजर आते हैं। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट जो नजर आता है मोनोसेक्राइड्स, और दूसरा होता है डाइसेक्राइड, उसी का एक और नाम है ओलिगोसेक्राइड, और इसके अलावा थर्ड वन इज पॉलीसेक्राइड। तो इस तरह हमारे पास तीन तरह के सेक्राइड। सेक्राइड्स का मतलब मैंने यहीं पर बताया था कि स्वीट नेचर को हम सेक्राइड्स कहते हैं, तो इस वजह से इनको, कार्बोहाइड्रेट को हम सेक्राइड्स कहते हैं। यहाँ पर इन क्लासिफिकेशन के अंदर सेक्राइड का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, दीज आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोसेक्राइड्स। अगर मोनोसेक्राइड्स की बात करें तो मोनोसेक्राइड्स के अंदर ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल होता है। ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल का मतलब है या तो उसमें 3 कार्बन होंगे, या 4 होंगे, या 5 होंगे, या 6 होंगे, या 7 होंगे। ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। दे आर द सिंपल या सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। इनको हम एक ही शुगर का मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। एक शुगर मॉलिक्यूल है, एक शुगर मॉलिक्यूल है। तो एक शुगर का जो भी मॉलिक्यूल होगा दे आर कंसिडर एज मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड का सिंपली ऐसे समझे, एक शुगर का क्या मतलब है? एक शुगर के अंदर हम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, सर यहाँ तो 3 कार्बन है तो इसको मोनोसेक्राइड क्यों कह रहे हैं, यहाँ तो 4 कार्बन है इसको टेट्रासेक्राइड कहना चाहिए था, इसको मोनोसेक्राइड क्यों कह रहे हैं? तो आपको ये बात याद रखनी है, जिस चीज को अगर हम तोड़ें, ब्रेक करें, अगर वो मुकम्मल तौर पे ब्रेक हो जाए और ब्रेक होने के बाद वो अपनी शक्ल चेंज कर दे, मीन्स अगर मैं इस ग्लाइसरोज को तोड़ता हूँ, या पेंटोज को तोड़ता हूँ, या मैं हेक्सोज को तोड़ता हूँ, मैं किसी भी चीज को तोड़ता हूँ, अगर मैं किसी चीज को तोड़ूंगा, अगर वो शुगर से कन्वर्ट होके कुछ और बना ले, यानी कि वो शुगर ना रहे, तो हम कहेंगे दे कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। तो ये वाले जितने भी शुगर के मॉलिक्यूल हैं, इसलिए इनको सिंगल शुगर या वन शुगर मॉलिक्यूल कहा जाता है, क्योंकि जब हम इनको ब्रेक करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। हाइड्रोलाइज का मतलब है मुकम्मल तौर पे ब्रेक हो जाते हैं और अपनी नेचर भूल जाते हैं, यानी कि वो शुगर नहीं रहते, इसलिए हम इनको मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। इसलिए हम इसको 3, 4, 5, 6, 7 शुगर वाले मॉलिक्यूल जितने भी हैं सबको मोनोसेक्राइड्स कहा जाता है। दे कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, जिनको तोड़ा जाए तो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो जाते हैं। फर्दर हाइड्रोलाइज का मतलब है कि वो अपने आप को तोड़ के अपनी शक्ल चेंज कर देते हैं, तो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, टूट के दोबारा ग्लूकोज नहीं बना सकते, यानी कि शुगर नहीं बना सकते। तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि दे कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज। देन जनरल फॉर्मूला जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, CnH2nOn, जैसे कि लाइक पेंटोज, पेंटोज कार्बन दिया है मैंने, राइबोज भी इसको कहा जाता है, राइबोज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पेंटोज शुगर। C5H10O5, कार्बन और ऑक्सीजन तकरीबन सेम होंगे, हाइड्रोजन डबल होंगे उसके। देन हेक्सोज, इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन सेम होंगे 6, और हाइड्रोजन डबल होंगे। हेक्स का मतलब 6, राइब का मतलब 5, तो यहाँ 5 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन वाली शुगर की एग्जाम्पल दिए। तो इस हेक्सोज शुगर को कॉमनली हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज, और ये आपको पता है मोस्ट अबंडेंटली इस दुनिया के अंदर पाई जाती है। देन मोनोसेक्राइड जो होते हैं क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब इनकी 3D ज्योमेट्रिकल शेप होती है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। देन स्वीट टेस्ट के होते हैं। स्वीट टेस्ट का मतलब है मीठा जायका होता है। जितने भी मोनोसेक्राइड्स हो गए, मेरे ख्याल से आपने घर में कभी कोई बच्चा चक्कर आ रहे होते हैं, कभी किसी को डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो ग्लूकोज का एक बॉक्स लेके रखते हैं, या हम बचपन में वो स्टिक्स खरीदते थे ग्लूकोज की, एक लंबी सी डंडी आती थी, 2 रुपए 1 रुपए की मिलती थी, अब तो मेरे ख्याल से कितने रुपए की पता नहीं, 5 रुपए की मिलती हो। तो वो स्टिक खरीद लिया करते थे और उससे हम जो है वो खाते थे।
तो वो जो हम स्टिक्स वगैरह खरीदते थे वो मोनोसेक्राइड्स यानी कि ग्लूकोज होते थे, और वो स्वीट टेस्ट के होते थे, मीठे होते थे, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में भी लोग बच्चे डाल के भिगो के उसका पानी बना के पीते थे, तो सॉल्युबल इन वाटर, पानी में भी सॉल्युबल होते हैं। दे कैन फर्दर क्लासिफाई, इनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का मतलब है 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, इस तरह कार्बन एटम चेंज होते रहते हैं। 3 कार्बन वाली शुगर को ट्रायोज कहा जाता है, और इसकी एग्जांपल ग्लाइसरोज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, एमसीक्यू का पार्ट बनता है। देन टेट्रोज, टेट्रोज का मतलब 4 कार्बन। आपको जस्ट इनके नाम याद रखना है, जैसे कि ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। ये वो बच्चे जो सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते होते हैं, तो इनको तो ये सारी चीजें नोमेनक्लेचर पता होती है कि ये ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, हेप्ट का मतलब 7। तो ये आपको भी याद रखना है, ये लातीनी जबान की काउंटिंग है। तो 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, और फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है। 3 कार्बन होंगे तो ऑक्सीजन भी 3 होंगे, हाइड्रोजन डबल होंगे, 4 होंगे तो यहाँ भी 4 होंगे, हाइड्रोजन डबल होंगे। इस तरह आप सारे फॉर्मूलाज बना लेंगे। तो ये ट्रायोज, टेट्रोज, टेट्रोज की जो एग्जांपल है वो एरिथ्रोज है। एरिथ्रोज हमारे ब्लड के अंदर भी ये नजर आता है, और इवन बैक्टीरियाज वगैरह के अंदर हमें नजर आती है। देन इसके बाद हमारे पास है पेंटोज। पेंटोज भी 5 कार्बन, और 5 कार्बन वाली शुगर जो है वो राइबोज शुगर है, इसकी बेस्ट एग्जांपल, और ये हमारे डीएनए या आरएनए के अंदर हमें नजर आती है। देन हेक्सोज शुगर, हेक्सोज शुगर हमारे पास जो होती है इसको ग्लूकोज शुगर भी कहा जाता है। ग्लूकोज यानी कि 6 कार्बन रखने वाली ये शुगर होती है, इसके अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। देन हेप्टोज, हेप्टोज हमारे पास पाई जाती है ग्लूकोहेप्टोज के अंदर, इसकी एग्जांपल है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये वाली शुगर सारी की सारी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, थोड़ा बहुत मैंने पहले बता दिया। देन यहाँ देखें मैंने इसको मेंशन भी किया है कि ट्रायोज शुगर जो है हमें नजर आती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, ट्रायोज। देन उसके बाद टेट्रोज, टेट्रोज कार्बन वो शुगर मॉलिक्यूल है जो बहुत कम है दुनिया के अंदर, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ये नजर आता है हमें। देन पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर को देखें तो आरएनए और डीएनए के अंदर हमें नजर आता है, न्यूक्लिक एसिड जिसको कहते हैं। ग्लूकोज शुगर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रूट के अंदर भी पाई जाती है, आप जो स्वीट चीजें खाते हैं उनके अंदर पाई जाती है, हनी के अंदर पाई जाती है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो बहुत ज्यादा कॉमन है, फ्रूट्स के अंदर ये मोस्टली पाई जाती है। अगर हम बात कर लें कि फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज की जब हम बात करेंगे तो मैं यहाँ पर इसको मिटा के थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ये फॉर्मूला समझ नहीं आया कि कैसे बना। तो आपको ये याद रखना है कि आपने सबसे पहले एक हेक्सागोनल रिंग बनानी है, और हेक्सागोनल रिंग ऐसी रिंग हो जिसके अंदर 6 कोने हो, और एक कोने को मिटा के यहाँ पर ऑक्सीजन बनाते हैं। और ऑक्सीजन बनाने के बाद हम यहाँ पर क्या करें, CH2OH लिखते हैं। CH2OH लिखने के बाद ये वाली यहाँ तक हमें अगर ये बातें याद रही, तो यहाँ पर हम क्या करें, इस जगह पे आ जाएं और यहाँ पर क्या करें, H लगा दें, और यहाँ क्या लगा दें, OH। अब इसके अगर ये हमें याद रहा तो फिर बाकी बनाना फार्मूला बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ ये वाला जो होगा ये भी वैसे ही बनाएंगे, H ऊपर लिखेंगे और OH नीचे लिखेंगे, बस बाकी फिर सारा अगेंस्ट करना है। इसके अगेंस्ट का मतलब अगर यहाँ OH था तो यहाँ H आ जाएगा, और यहाँ H था पहले तो यहाँ क्या आ जाएगा, OH। फिर इसके अगेंस्ट बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा नीचे OH, और ऊपर कौन चला जाएगा, H, और यहाँ इसके साथ H लगा देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ग्लूकोज का फार्मूला। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक दफा दोबारा इस वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लें, और इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन की तादाद को काउंट करें। लेट्स सपोज 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, कितने कार्बन हो गए, 6, यानी कि C6 हो गए। ये कॉर्नर जो हैं ये इंडिकेट करते हैं कार्बन को, ये कॉर्नर इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन नहीं है। तो 1 कार्बन ये रहा, 5 कोने ये रहे, तो 5 और 1 कार्बन 6 हो गया। देन ऑक्सीजन को काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑक्सीजन है। देन हाइड्रोजन को काउंट करें 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस तरह हमारे पास 12 हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया किस चीज का, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है, ये मोनोसेक्राइड है। ये इसका स्ट्रक्चर कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो आप ये बना के दिखा देंगे। देन हम बात कर लेते हैं ओलिगोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड हमारे पास खत्म हुआ, ओलिगोसेक्राइड की जब हम बात करेंगे तो ओलिगोसेक्राइड में कहा जाता है 2 या 10 मोनोसेक्राइड्स को जब आपस में मिलाया जाता है, जब मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं तो उससे आपके पास क्या बनता है, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड जो होता है वो बेसिकली लेस स्वीट, मीठा कम होता है,
लेस सॉल्युबल, इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता पानी के अंदर, क्योंकि ये थोड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल है। केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, जिस चीज को छोटा कर दिया जाए वो जल्दी डिसॉल्व होती है, जिसके बड़े बड़े स्टोन लाइक स्ट्रक्चर हो तो इतना जल्दी डिसॉल्व नहीं होते। तो लेस स्वीट, लेस सॉल्युबल इन वाटर, 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स को आपस में मिलाते तो ओलिगो या डाइसैकेराइड्स बनता है। अच्छा जी, इसके अंदर हमें ये कहा जाता है कि दे कैन फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू मोनोसैकेराइड, इनको हम फर्दर तोड़ सकते हैं, क्योंकि देखें लेट सपोज हमारे पास 2 मोनोसैकेराइड मिले, तो एक ग्लूकोज से दूसरा ग्लूकोज से जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो इनके बीच में से बॉन्ड तोड़ के ये ग्लूकोज अलग हो जाएगा, ये ग्लूकोज अलग, ये मोनोसैकेराइड में अगेन कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दे कैन फर्दर हाइड्रोलाइज, इनको हम फर्दर तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो ओलिगो या डाइसैकेराइड मिलता है। और जब मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं तो वो बेसिकली जो बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को कहते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, जब ये मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे तो हम इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये किस तरह हुआ, ये मैंने यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाया, जो मैंने यहाँ पर समझाया था उसी को यहाँ पर लिखा है। देखें CH2OH और फिर O, फिर HOH, HOH ये सेम आएंगे, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह एक मोनोसैकेराइड एक मोनोसैकेराइड, ये ग्लूकोज ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। जब हम इनको आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से H और यहाँ से OH, ये बॉन्ड इसके ब्रेक कर जाएंगे। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये बना देंगे वाटर का मॉलिक्यूल, और फिर बाकी बच गया ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन बच गया तो हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बचता है तो ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है 2 बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह इसको और इस बॉन्ड को ये आपस में मिला देगा और 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन होंगे इस तरह। लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा है कि देखें यहाँ पर अगर लेट सपोज हमारे पास HOH चला गया तो ये बॉन्ड तो बिल्कुल ही टूट गया, क्योंकि यहाँ पर OH था तो यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये जो बॉन्ड टूटा था इसके साथ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन, और इससे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देन डाइसैकेराइड्स, हमारे पास इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है कि डाइसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2, रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर। रेड्यूसिंग शुगर उसको कहा जाता है जो खुद को ऑक्सीडाइज करे और दूसरे को रिड्यूस करे। खुद को ऑक्सीडाइज का मतलब है खुद ऑक्सीजन ले ले और दूसरे से ऑक्सीजन छीन ले, दूसरे से ऑक्सीजन जब छीना जाएगा तो उसको कहेंगे रिड्यूसिंग, और जो ऑक्सीजन लेगा उसको कहेंगे ऑक्सीडाइज। तो रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे को रिड्यूस करते हैं। इसकी क्या वजह है, रीजन पूछा जाता है, इसके रीजन क्या है कि खुद को ये ऑक्सीडाइज क्यों कर सकता है, क्यों एबिलिटी है इसके पास कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इसकी एबिलिटी है क्योंकि इसके अंदर फ्री अल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप होते हैं। तो अगर ये फ्री अल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप के पाए जाएंगे तो उन शुगर्स को हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। दूसरा, अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो माल्टोज और लैक्टोज हमें नजर आती है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसके अगेंस्ट होती है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है जो ना तो ऑक्सीडाइज हो पाए खुद और ना किसी को रिड्यूस कर पाए, क्योंकि इसके पास फ्री अल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप नहीं होते, इस वजह से ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं, और इसकी एग्जांपल सक्रोज है हमारे पास। देन अगर हम एग्जांपल की बात करें इसकी रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग शुगर की, तो यहाँ पर मैं नॉन रेड्यूसिंग शुगर की एग्जांपल दूंगा क्योंकि किताब के अंदर ये मेंशन है। अगर हम बात करें तो हमारे पास प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस जब होती है तो प्लांट के लीव के अंदर ग्लूकोज या सक्रोज के मॉलिक्यूल बनते हैं। सक्रोज यानी कि नॉन रेड्यूसिंग शुगर बनती है। नॉन रेड्यूसिंग शुगर जब बनती है तो ये इस जगह को कहते हैं हम सोर्स। जब सोर्स से ये शुगर बन जाती है तो उसके बाद इनको पार्ट्स तक पे भेजा जाता है, यानी कि फ्रूट तक भेजा जाएगा या ब्रांचेस तक भेजा जाएगा। इस गजा को जहां भेजा जाएगा उस जगह को कहा जाता है सिंक। तो हम ये पढ़ते हैं कि सोर्स टू सिंक जो मूवमेंट होती है वो सक्रोज करता है, और सक्रोज कौन सी शुगर है, नॉन रेड्यूसिंग शुगर। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स। अब हम लास्ट टाइप के ऊपर हैं, पॉलीसैकेराइड। पॉली मींस मैनी एंड सैकेराइड्स मीन शुगर। जिस तरह हमने पहले पढ़ा सैकेराइड का मतलब शुगर होता है, तो मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड जो होते हैं दे पोजेस हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा क्या होने की क्या वजह है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने की वजह ये है कि इसके अंदर कार्बन के एटम्स, कार्बन के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि जैसे कि मोनोसैकेराइड्स बहुत सारे आपस में कंबाइन होंगे, तो जब मोनोसैकेराइड्स बहुत सारे कंबाइन होंगे तो उनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऑन हाइड्रोलिसिस इट फॉर्म
मेनी मोनोसेक्राइड, जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है उससे बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स निकलते हैं, यानी कि 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं, इवन थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स भी हो सकते हैं, जो कि जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है तो उसमें से निकलते हैं। तो एग्जांपल्स क्या है इनकी? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड्स के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं कि ये सारी के सारे एग्जांपल्स पॉलीसेक्राइड्स के हैं, और पॉलीसेक्राइड में सबसे पहले एग्जांपल जिसकी देने जा रहे हैं वो स्टार्च है। आपको पता है स्टार्च दुनिया में प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं और पौधे अपना खाना एनर्जी यूज करते हैं, और एनर्जी यूज करने के बाद उनके अंदर जो खाना बच जाता है वो अपने खाने को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च इज अ सोर फूड ऑफ प्लांट, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, तो इट इज मोस्ट अबंडेंट, ये दुनिया में ज्यादा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पौधे अपना खाना स्टोर करते हैं। फाउंड इन सीरियल्स, ग्रेन, वेजिटेबल, ये सब के अंदर नजर आता है प्लांट्स के अंदर। इट इज मेड अप ऑफ मेनी मोनोसेक्राइड्स, और ये बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स से मिलते हैं। और मोनोसेक्राइड्स अगर वो लॉन्ग चेन बनाएंगे, सीधी सीधी चेन बनाएंगे, इस तरह लॉन्ग चेन कार्बन एटम की बनाएंगे, तो इनको कहेंगे अमाइलोज। क्या कहेंगे इनको? अमाइलोज। लेट सपोज कार्बन कार्बन अगर वो स्ट्रेट चेन बनाते हैं, अगर वो सॉल्युबल हो जाते हैं फिर हॉट वाटर के अंदर, अगर आप हॉट वाटर के अंदर अमाइलोज को डालेंगे तो दे कैन बी सॉल्युबल, वो सॉल्युबल हो सकते हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, अगर कहीं पर लॉन्ग चेन कार्बन के साथ साथ ब्रांच भी आ जाए, नीचे एक ब्रांच कार्बन आ जाए, तो ब्रांच कार्बन जितने भी होते हैं उनको कहते हैं अमाइलोपैक्टिन। ये भी स्टार्च होता है लेकिन ये अमाइलोपैक्टिन कहलाता है, और ये अमाइलोपैक्टिन हॉट वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। तो स्टार्च के बारे में याद रखें, पौधे अपने अंदर खाना स्टोर करते हैं स्टार्च की शक्ल में। स्टार्च अमाइलोज भी हो सकता है और स्टार्च अमाइलोपैक्टिन भी हो सकता है। अमाइलोज होगा तो लॉन्ग चेन होगी, और अमाइलोपैक्टिन होगा तो ब्रांच में कहीं ना कहीं कार्बन नजर आएंगे। देन उसके बाद बात करते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो जिस तरह पौधे अपना खाना स्टोर करते हैं, इस तरह हम भी अपना खाना स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का पॉलीमर है, बहुत सारे ग्लूकोज को मिला के बनाया जाता है, और इट इज इट्स फार्मूला इज सिमिलर टू द स्टार्च, इसका फार्मूला स्टार्च के जैसा ही है, क्यों? इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है या ग्लाइकोजन भी कहा जाता है। इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर और एनिमल्स के अंदर ये नजर आता है, और ये अबंडेंटली हमारे अंदर जो फाउंड होता है वो लिवर के अंदर, और सेकंड नंबर पे मसल्स के अंदर हमारे अंदर ग्लाइकोजन पाया जाता है। देन द थर्ड टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड इज सेलुलोज। अब अगर एमसीक्यू के अंदर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो आप नाम लगाएंगे सेलुलोज का। तो सेलुलोज दुनिया में मोस्ट अबंडेंट, इसके भी बारे में कहा था मोस्ट अबंडेंट, लेकिन नेचर के अंदर मोस्ट अबंडेंट सेलुलोज पाया जाता है। तो ये भी पॉलीमर है ग्लूकोज का, बहुत सारे ग्लूकोज को मिला के बनाया जाता है, और दुनिया में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। और ये जब हम खाते हैं, जब प्लांट्स को हम खाते हैं, तो वो हमारे अंदर, जब सेलुलोज हमारे अंदर आता है, तो वो सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, सेलुलोज हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए अल्लाह ताला ने फिर हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरियाज रखे हैं। वो एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया ये करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितना सेलुलोज आता है उसको डाइजेस्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता इंसान की बॉडी में। ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर अ स्ट्रेट चेन नॉट इन ब्रांच, इसके अंदर जो ग्लूकोज होंगे वो इस तरह स्ट्रेट चेन में नजर आएंगे, ब्रांच नजर नहीं आएंगे। इसका मतलब है अमाइलोज की तरह ही हमें नजर आएंगे। स्ट्रेट चेन बिकम स्पाइरली कॉइल्ड, वो स्ट्रेट चेन जो होती है वो इस तरह हमें स्पाइरली कॉइल्ड नजर आती है, इसको कहते हैं, ये बना लेते हैं ट्यूब्स, ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस तरह कार्बन 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 स्पाइरली कॉइल्ड हो जाते हैं और ये शक्ल बना लेते हैं ट्यूब के जैसी, तो इसको हम कहते हैं कंडेंस टू फॉर्म ट्यूब, ट्यूब की तरह की शक्ल बना लेते हैं। सेलुलोज दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? सेल वॉल इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर ये पाया जाता है। देन उसके बाद है हमारे पास काइटिन। काइटिन इज अनदर टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड, और ये लॉन्ग चेन पॉलीमर है, और ये मिलकर बनता है एन एसिटाइल ग्लूकासाइमीन। तो ये याद रखिएगा नाम कि जो हमारे पास काइटिन है वो किससे मिलकर बनता है? एन एसिटाइल ग्लूकासाइमीन। जब इनको मिलाया जाता है तो इससे बनता है काइटिन, जिसके अंदर अमाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? अमाइड। अमाइड का मतलब अमोनिया ग्रुप, NH3 NH2, अमाइड ग्रुप जिसके अंदर होगा तो वो बनाएगा काइटिन। इसके अंदर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर नाइट्रोजन आ जाता है। वैसे हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन भी आ जाता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल काइटिन। इट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द सेलुलोज, इसका स्ट्रक्चर भी सेलुलोज की तरह होता है, उस तरह कॉइल्ड होता है। इट कंटेन मोर स्ट्रेंथ, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि इसके अंदर उससे एक्स्ट्रा एक चीज आ गई, वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की वजह से नाइट्रोजन बॉन्ड बहुत बनाता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के वो एक स्ट्रेंथ क्रिएट करवा देता है। तो
काइटिन के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ होती है एज कम्पेयर टू सेलुलोज, इसलिए काइटिन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सेलुलोज। सेलुलोज पौधे के अंदर बहुत ज्यादा मतलब सेलुलोज एक हार्ड स्ट्रक्चर है लेकिन इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता जितना ज्यादा काइटिन होता है। आपने देखा होगा काइटिन जो है इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर पाया जाता है, जैसे आर्थ्रोपोड कॉकरोच को उठा के आप देखें उसकी स्किन के ऊपर जब आप हाथ मारेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड नजर आएगी, वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो काइटिन इंसेक्ट्स के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, उसको कहा जाता है, और वो कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है पॉलीसेकेराइड्स की। देन उसके बाद बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट। ये लास्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट हमारा, इस तरह खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक था, आपने जैसा कि देखा। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर का मतलब होता है कि जैसे मिरर इमेज, जैसे मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाता हूँ तो मैं अपने आप को देखता हूँ, तो मैं जैसे ही अपने आप को देखूंगा मेरा सीधा हाथ मुझे उल्टा लगेगा और उल्टा हाथ मेरा सीधा लगेगा, यानी कि मेरी मिरर इमेज होगी। इसी तरह अगर हम किसी ग्लूकोज को देखें और इसकी दूसरी मिरर इमेज बनाए तो मिरर इमेज को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। जैसे कि ये एक मैंने ग्लूकोज बनाया है, राइट हैंडेड ग्लूकोज बनाया, इसी तरह अगर मैं लेट सपोज मैं एक बना लूं ग्लूकोज, उसके अंदर ये ऑक्सीजन इस तरफ था तो मैं इसको इस तरफ कर दूं और बाकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन इस तरह मैं अटैच करवा दूं। और अगर हम बात करें तो इसको मैं OH यहीं रहने दूं, इसका H यहीं रहने दूं, इसका H यहीं रहने दूं, इसका OH यहाँ रख दूं, इसका OH यहीं रहने दूं और ये इसका H यहाँ रख दूं और इसका H यहाँ रख दूं, इसका OH यहाँ कर दूं। अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं यहाँ पर तो ये वाला जो होगा, या अगर ये OH इस तरफ दोनों के दोनों इस तरफ होंगे, लास्ट के दो OH हैं उसको कहेंगे राइट हैंडेड, और अगर लास्ट के दो OH एक तरफ नहीं है एक इस तरफ है लेफ्ट साइड पे मौजूद है तो इसको कहेंगे लेफ्ट हैंडेड। तो ये लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज है और ये वाला राइट हैंडेड ग्लूकोज है। और आप देखें तो कार्बन के ऊपर जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसकी शक्ल इस तरफ हो गई है और यहाँ इस तरफ था, तो ये वाला कहलाता है जो इस तरफ होता है ये हमारे पास राइट हैंडेड है, OH इस तरफ है और इसका OH इस तरफ है, तो ये कहलाता है लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद करना है। बाकी मेरे ख्याल से मैंने अभी लेक्चर्स देखे हैं दुनिया में टीचर्स के, तो वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते स्ट्रक्चर्स वगैरह को, तो यहाँ पर हम आपको स्ट्रक्चर्स भी डिफाइन कर रहे हैं कि ये OH और OH की पोजीशन जब चेंज होगी तो इस तरह राइट और लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज बनेंगे, ठीक है। देन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा राइट हैंडेड ग्लूकोज पाए जाते हैं। इसकी वजह क्या है? राइट हैंडेड ग्लूकोज क्यों पाए जाते हैं? राइट हैंडेड ग्लूकोज इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं उनका भी स्ट्रक्चर होता है राइट हैंडेड। जब इनका स्ट्रक्चर राइट हैंडेड है, उनका स्ट्रक्चर राइट हैंडेड है, तो हमारी बॉडी में इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को एंजाइम हाइड्रोलाइज कर देते हैं, इनको मेटाबोलाइज कर देते हैं, इनको तोड़ सकते हैं। अगर ये लेफ्ट हैंडेड होते और वो राइट हैंडेड होते तो शक्ल मैच नहीं करती और वो उसको तोड़ नहीं पाते, तो तोड़ेंगे नहीं तो जाहिर है डाइजेशन नहीं होगा, और हमारी बॉडी में डाइजेशन नहीं हुआ, एनर्जी नहीं बनी, तो इसका मतलब है हमारी बॉडी के लिए ग्लूकोज किसी कारआमद नहीं है। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी देता है क्योंकि वो राइट हैंडेड है और एंजाइम भी हमारे राइट हैंडेड होते हैं। एक एग्जांपल और देख लें, जैसे कोई शुगर पेशेंट है, लेट सपोज अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उसको हम जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उसके लिए बनाई जाती हैं, उसको कहते हैं शुगर फ्री, अगर चीजें उनको दी जाती हैं तो जो कहा जाता है शुगर फ्री, आप उसको भी जायका देखें, उसका कोई ना कोई जायका होता है, उसका भी टेस्ट होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक, एक शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक आती है, अगर आप उसको पी के देखेंगे उसका अपना जायका होगा, यानी कि उसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल मौजूद है, लेकिन वो शुगर मॉलिक्यूल ऐसे बनाए जाते हैं जो कि लेफ्ट हैंडेड होते हैं। अगर वो लेफ्ट हैंडेड होंगे और वो जो पेशेंट है शुगर का वो उस ग्लूकोज को इंटेक कर भी लेगा तो वो वाला ग्लूकोज उसकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होंगे, यानी कि मेटाबोलाइज नहीं होंगे। अगर वो मेटाबोलाइज नहीं होंगे तो उसको नुकसान नहीं होगा, इसलिए उनको कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, लेकिन उनको लेफ्ट हैंडेड बना के दिया जाता है। राइट हैंडेड ज्यादा देंगे तो शुगर उसका लेवल हाई कर जाएगा, इसलिए उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दिस इज इट,